हेलो एवरीवन। आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हमें कुछ एक्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ता है, वहीं से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ टाइमलाइंस देखते हैं। जैसे 1857 में हमारा रिवोल्ट हुआ, उसके पहले कंपनी रूल चलता था इंडिया में। 1857 के बाद फिर क्राउन रूल चलने लगा, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल चलने लगा। 1600 में पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। इनको वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ वन ने चार्टर पास किया कि 15 ईयर्स के लिए आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। इनको मोनोपोली दे दी गई। अब जब इनको ट्रेड करने के लिए बोला गया तो धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एडमिनिस्ट्रेशन करने लगी भारत पे और पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करने लगी, कहीं रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने लगी थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को फील हुआ कि इन कंपनी की एक्टिविटीज़ को हमें रेगुलेट करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या लाया, एक्ट लाया। पहला एक्ट आया हमारा 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट। तो हम यहाँ से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को हमने बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग बने। इनकी हेल्प करने के लिए हमने एक 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई। बॉम्बे और मद्रास को हमने सबऑर्डिनेट बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ये पहला स्टेप है सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस का। इसके एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुई कलकत्ता में 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और हमारे 3 जजेस थे। इस एक्ट के थ्रू पहली बार कंपनी की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया गया। पहली बार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, जिसका काम था कि रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स में रिपोर्ट दे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को। इस एक्ट में बोला गया कि जो कंपनी के सर्वेंट हैं उनको रोका गया कि आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते और हमारे इंडियन से ब्राइब वगैरह और प्रेजेंट वगैरह नहीं ले सकते, कोई गिफ्ट वगैरह नहीं ले सकते। इस एक्ट में जो लूप होल थे उसको फिक्स करने के लिए एक आया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। इसमें बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन है वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल पर नहीं चलेगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्ट आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। इस एक्ट में पहली बार कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस जो हमारे कंपनी के थे उनको अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट में बोला गया कि जो कंपनी की टेरिटरी है वो ब्रिटिश पोजीशंस हैं। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 2 अलग अलग चीजें बनाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, डुअल गवर्नमेंट। तो डुअल गवर्नमेंट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था कि वो कॉमर्शियल अफेयर्स देखेगी कंपनी के। तो डायरेक्टर किस में होते, कंपनी में होते, तो वो कंपनी के अफेयर्स ही देखेगी, कॉमर्शियल पर्पज वाले काम देखेगी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम हो गया कि वो पॉलिटिकल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स देखेगी कंपनी के। इसके बाद हमारे चार्टर एक्ट आने लगे। पहला कौन सा आया, हमारा 1813 का चार्टर एक्ट आया। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई। केवल 2 चीजें में छोड़ी कि एक तो चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हो आप, और दूसरा टी से रिलेटेड आप ट्रेड कर सकते हो। इस एक्ट के थ्रू अलाउ किया गया क्रिश्चियन मिशनरीज को कि आप इंडिया में आ सकते हो, अपना रिलीजियस वगैरह प्रोपेगेंडा वगैरह फैला सकते हो। 1 लाख रुपए एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिए गए इस एक्ट के थ्रू। इस एक्ट में बोला गया कि लोकल गवर्नमेंट अब टैक्स वगैरह इम्पोज कर सकती है और पनिशमेंट वगैरह भी लगा सकती है। नेक्स्ट एक्ट आया हमारा 1833। 1833 हमारा फाइनल स्टेप था टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन। क्यों कह रही मैं ऐसा, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हमने बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले कौन से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, हमारे विलियम बेंटिक बने। आप ये सब नाम सुनते थे, मैं आपको सब याद करवा दूंगी बाद में। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास पूरी तरीके से सिविल और मिलिट्री पावर्स आ चुकी थी। इस एक्ट के थ्रू कंपनी की सारी मोनोपोली खत्म कर दी गई। पहले जो टी और चाइना की में थी वो भी खत्म कर दी गई। इस एक्ट के थ्रू बॉम्बे और मद्रास की जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर थी वो ट्रांसफर कर दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। तभी तो मैं कह रही हूँ कि ये एक्ट फाइनल स्टेप था टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। इस एक्ट के थ्रू पहला लॉ कमीशन बनाया गया, जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकेले। इस एक्ट ने प्रपोज किया कि एक हम सिविल सर्वेंट्स जो एग्जाम देते हैं उनके लिए हम ओपन कंपटीशन रखेंगे कि ब्रिटिशर्स वगैरह और इंडियंस भी सेम तरीके से, फेयर तरीके से एग्जाम दे सकते हैं। पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अपोज किया तो ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ, सिर्फ प्रपोज हुआ था यहाँ पे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट आता है फिर हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें क्या होता है कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती है उसके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग कर देते हैं। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है वो एक तरीके से मिनी पार्लियामेंट के जैसे काम करने लगती है। कुछ लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो 6 न्यू मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया। पहले 6 और थे तो 12 हो गए हमारे टोटल। फिर एक लोग मेंबर को ऐड किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसको वोटिंग राइट भी दिए गए और फुल मेंबरशिप भी दी गई। 1857 में फिर हमारा रिवोल्ट होता है और रिवोल्ट होने के बाद फिर कंपनी रूल एंड हो जाती है। कंपनी रूल एंड होने के बाद फिर क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है। क्राउन रूल स्टार्ट होने के बाद सबसे पहला एक्ट जो आता है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको हम एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इस एक्ट में क्या क्या हुआ कि पहले तो कंपनी रूल ही एंड हो गई। दूसरा, कंपनी के पास जितनी भी पावर्स थी वो ब्रिटिश क्राउन के को ट्रांसफर हो गई। तीसरा, जो डुअल गवर्नमेंट थी, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थी उनको हमने अबॉलिश कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हमने वॉइसराय बना दिया। और पहले वॉइसराय कौन थे, हमारे लॉर्ड कैनिंग थे। एक बार हमने ऑफिस बनाया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, जो कि कौन होता था, ब्रिटिश का कैबिनेट मेंबर ही होता था।
और इसको असिस्ट करने के लिए हमने 15 मेंबर्स की एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। यहाँ से हमारी डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। 1833 में पीक हमारा सेंट्रलाइजेशन चलता है और 1861 से हमारा डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे? क्योंकि हमने बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर थी उनको हमने रिस्टोर कर दिया। इस एक्ट के थ्रू पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया और वायसराय को हमने ऑर्डिनेंस पावर दी गई। जिस तरीके से आज के टाइम पे प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस पावर दी गई है उसी तरीके से, जिसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है। वायसराय को पावर दी गई कि आप कुछ इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते हैं अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो उन्होंने 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जिनके नाम है राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। इनको हमने नॉन ऑफिशियल मेंबर बनाया गया। कुछ हमारे न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनी, कहाँ पे? बंगाल में, पंजाब में और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में। इसके बाद आता है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब देखो 1885 में हमारी कांग्रेस बनी जब वो डिमांड्स रखने लगी थी, तो उन डिमांड्स का जो रिजल्ट है वो 1892 के एक्ट में दिखेगा। इसमें क्या हुआ कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर दी गई, लेकिन हमारी ब्रिटिश अथॉरिटी तो उन्होंने क्या किया, ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी रखी थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल को कुछ पावर दी गई, जैसे कि अब वो बजट को डिस्कस कर सकते थे और क्वेश्चन पूछ सकते थे, लेकिन अभी भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करने का क्या प्रोसेस था कि सेंट्रल लेवल पे तो वायसराय इनको नॉमिनेट करता था और प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर नॉमिनेट करता था। सेंट्रल लेवल पे जो वायसराय नॉमिनेट करता था मेंबर्स को, वो करता था रिकमेंडेशन पे, किसकी? बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिकमेंडेशन पे करता था। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी बोलते हैं 1909 के। इसमें मिंटो कौन है? हमारे वायसराय हैं और हमारे लॉर्ड मॉर्ले कौन है? हमारे सेक्रेटरी हैं। इसको हम कैसे याद रखेंगे कौन वायसराय है कौन सेक्रेटरी है? तो देखो मिंटो में एम के बाद आई आ रहा और वायसराय में वी के बाद भी आई आ रहा, तो याद रख लेना कि वायसराय मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो वायसराय थे और सेक्रेटरी थे हमारे इसमें लॉर्ड मॉर्ले। इसमें क्या किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी हमारे वायसराय की, उसमें हमने 16 से 60 मेंबर्स कर दिए, मतलब ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया। सेंटर के पास अभी भी ऑफिशियल में मेजोरिटी है, लेकिन प्रोविंसेस में अभी नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी आ चुकी थी। देखो भाई, अब वो बोल रहे थे 20th सेंचुरी स्टार्ट हो गई, 20th सेंचुरी आ गई, लेकिन अभी भी हमारे पास मेजोरिटी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी रख दी और सेंटर में लेकिन अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी थी। मेंबर्स को अब राइट हो गया कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे और बजट के कुछ पोर्शन पे वोट भी डाल सकते थे, लेकिन अभी पूरा बजट एज अ होल उस पर वोट नहीं कर सकते थे। अब हमारे इंडियंस की और डिमांड बढ़ने लगी थी क्योंकि 20th सेंचुरी आ चुकी थी। वो बोले कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी तक कोई इंडियन नहीं है, तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन अपॉइंट करना पड़ा। कौन था वो? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1909 के एक्ट से पहली बार हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट आता है, तो पहली बार मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया 1909 से। इसके वजह से कम्युनलिज्म की स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 भी बोलते हैं। इसमें मॉन्टेग्यू है हमारे सेक्रेटरी और हमारे चेम्सफोर्ड है हमारे वायसराय। कैसे सीखेंगे इसको? तो ऐसे सीख लो कि सेक्रेटरी की मोए हो गई, मॉन्टेग्यू में एमओ है और हमारा जो पिछला था इंडियन काउंसिल एक्ट, मतलब उसमें मिंटो मॉर्ले थे, मॉर्ले उसमें सेक्रेटरी थे। तो मॉर्ले और मॉन्टेग्यू दोनों ही सेक्रेटरी हैं और इसमें भी मो है और इसमें भी मो है, तो सेक्रेटरी की क्या हो गई, मोए हो गई। अब हम इसकी प्रोविजंस देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस डाले गए थे। 1919 एक्ट से बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हो गई, एक हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट बन गया, एक हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई, मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस जो आज के टाइम के लोकसभा और राज्यसभा हैं वो हमारे यूनियन लेवल पे बन गई। प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट को अलग अलग कर दिया गया। एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया 1926 में। एक हमारी चैम्बर ऑफ प्रिंस बनी 1921 में। प्रोविंशियल लेवल पर डायरेक्टरी को इस्टेब्लिश किया गया। डायरेक्टरी मतलब होता है डुअल गवर्नेंस। डुअल गवर्नेंस मतलब क्या होता है कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उनको दो तरीके से डिवाइड कर लिया जाता है, रिजर्व सब्जेक्ट्स में और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में। रिजर्व सब्जेक्ट्स में गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाती है और वो हमारी लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल होती है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए अकाउंटेबल होती है। 1919 के एक्ट से सेपरेट इलेक्टोरेट को और एक्सटेंड कर दिया गया। अब वो किस किस को मिल गया, सिख को, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस को भी ये हमारे सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गए। इस एक्ट में बोला गया कि 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनेगा ताकि देख सके मतलब ये एक्ट कैसे काम कर रहा है। तो इसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए एक 10 साल बाद स्टैट्यूटरी कमीशन बनेगा। इसके बेसिस पे साइमन कमीशन बना था हमारा 1927 में। साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में शो होती हैं। तो इस एक्ट में पहली बार क्या हुआ कि 3 लिस्ट बनी हमारी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट।
ये हमारी 3 लिस्ट बनी, मतलब सब्जेक्ट डिवाइड हो गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक क्या एम था कि हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, लेकिन ये हो नहीं सका क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने कभी इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। इस एक्ट में क्या हुआ, जो प्रोविंस में डायरेक्टरी चल रही थी उसको हमने अबॉलिश कर दिया, और सेम चीज़ हम कहाँ लेके आ गए, हम सेंट्रल लेवल पे लेके आ गए। 1935 के एक्ट से हमारा आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ, फेडरल कोर्ट 1937 में इस्टेब्लिश हुआ, और फेडरल और पब्लिक सर्विस कमीशन भी इस्टेब्लिश हुए, एक हमारा ऑडिटर जनरल भी इस्टेब्लिश हुआ। इतनी सारी चीज़ें याद रखना कि ये सब चीज़ें हमारी इस्टेब्लिश 1935 के एक्ट से हुई। फ्रेंचाइज की बात कर लें तो 14% जो लोग थे हमारे कंट्री के, उनको फ्रेंचाइजी की पावर एक्सटेंड कर दी गई, लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करता था कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आप कितना टैक्स देते हैं, आपकी एजुकेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता था कि आप वोट दे सकते कि नहीं दे सकते। 1935 के एक्ट से हमारा जो बर्मा है, मतलब आज का जो म्यांमार है, उसको इंडिया से सेपरेट कर दिया गया। 1935 के एक्ट से 6 प्रोविंस में बाईकैमरलिज्म लेके आया गया, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंस में। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट के थ्रू हमको फाइनली इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को। इस टाइम पे हमारे बॉस रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन। इस एक्ट के थ्रू सबसे पहले हमने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस था और जो वायसराय का ऑफिस था उसको हमने खत्म किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दी गई कि आप ब्रिटिश लॉ को रिपील कर सकते हो, इवन जो ये एक्ट है खुद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसको भी रिपील कर सकती हो। हमें फाइनली इंडिपेंडेंस कैसे मिली, लॉर्ड माउंटबेटन जो हमारे वायसराय थे उस टाइम पे, वो एक 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन पार्टीशन प्लान लाते हैं, जिसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था। इस एक्ट के थ्रू 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनते, हमारे इंडिया और पाकिस्तान दोनों को आज़ादी थी कि आप कॉमनवेल्थ से एग्जिट होने का भी राइट रखते हैं। डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दी गई कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, और इंडिया को इस तरीके से फाइनली 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिल गई। हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने, माउंटबेटन बने, और हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको सारे नाम याद करवा देंगे। तो पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था हमारा, रॉबर्ट क्लाइव था, और गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन थे हमारे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये दोनों नाम तो सबको याद रह जाते हैं। अब हमें देखना है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे हमारे, वॉरेन हेस्टिंग, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे हमारे, विलियम बेंटिक। इसको हम कैसे याद रखेंगे, पहले तो ये याद रख लेना कि दोनों के नाम डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। तो बंगाल के गवर्नर जनरल पहले बने और इंडिया के गवर्नर जनरल बाद में बने। तो बंगाल के लिए डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, ए, और ए के बाद ही क्या आता है, आई आता है। तो मतलब पहले डब्ल्यू ए मतलब वॉरेन हो गया, और डब्ल्यू आई मतलब विलियम हो गया। तो पहले वॉरेन जी आएंगे और फिर विलियम जी आएंगे। 1857 में हमारा रिवोल्ट होता है, उसके बाद 1858 में वायसराय का ऑफिस बनता है। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे हमारे, लॉर्ड कैनिंग थे। कैनिंग को हम कनिंग से याद रख लेते हैं। कनिंग का मतलब क्या होता है, जो लोग क्लेवर होते हैं। तो ऐसे याद रखो कि जो हमारे वायसराय थे, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया थे, वो क्लेवरली तरीके से वायसराय बन गए। मतलब उनके पास उतना पोटेंशियल था नहीं, पर वो उन्होंने अपना दिमाग लगाया, चतुराई दिखाई, तो कनिंगली तरीके से वो पहले वायसराय बन गए हमारे इंडिया के। तो अब सबको याद हो जाएंगे कि डब्ल्यू के बाद ए आएगा तो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, अगर डब्ल्यू के बाद आई आया, विलियम बेंटिक आया, तो हमारे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं। तो डब्ल्यू के बाद ए आ गया तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और डब्ल्यू के बाद आई आ गया तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक और कनिंग मतलब चतुराई से वायसराय बन गए तो लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन बने, लॉर्ड माउंटबेटन बने, और गवर्नर ऑफ बंगाल हमारे कौन बने, रॉबर्ट क्लाइव बने। तो होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सॉरी, मैंने पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ बोल दिया, जबकि हमारे क्वेश्चन देखना बाकी रह गए। पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है। पूछा गया है कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम कौन से एक्ट से आया था, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने थे। तो हमारे ये पिट्स इंडिया एक्ट से आया था। दूसरा पूछा है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे हमारे पहले, तो विलियम बेंटिक थे। अब आपको बताना है कि पहले हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन से थे। हमने कैसे याद कराया था, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, मतलब ट्रेड में मोनोपोली थी, इनफैक्ट जो चाइना में और टी में भी थी, वो किस एक्ट में खत्म हो गई थी पूरी तरीके से, मतलब मोनोपोली किस एक्ट में खत्म हो गई थी, तो वो था 1833 का एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम है और जो ऑर्डिनेंस की पावर दी गई थी वायसराय को, वो किस एक्ट से आई थी, तो वो आई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। इस टॉपिक से सभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कोई प्रोविजन पूछेंगे और वो पूछेंगे आखिर ये प्रोविजन किस एक्ट से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मॉन्यूमेंटो रिफॉर्म्स के बारे में कि किस एक्ट को मॉन्यूमेंटो रिफॉर्म्स कहते हैं, तो 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट को हम बोलते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को हम और क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोविंसेस में डायरेक्टरी
कौन से एक्ट से आई थी, तो 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आई थी। अब आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रही हूँ कि सेंट्रल में डायलसी कब आई थी। अभी हमारा कौन से एक्ट से स्टैब्लिश हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहला इंडियन मेंबर कौन था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अब आपको बताना है कि कब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, कौन से एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुप्रीम कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ था कलकत्ता में, तो वो हुआ था पहला एक्ट बना था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। आई होप आपका ये क्वेश्चंस करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।